तो उसके बाद पत्नी और उनके इन-लॉज का और भी ज्यादा रेट बढ़ गया। पति को आर्म ट्विस्ट करने के लिए डाले जाते हैं। ऐसे बहुत सारे अतुल हैं, ऐसे बहुत सारे पति हैं जो कि पत्नी की हरासमेंट से गुजर रहे हैं। अतुल की पत्नी और उनके परिवार वालों को उन सभी को अरेस्ट कर लिया गया है। निकिता सिंघानिया का हरासमेंट या टॉर्चर अतुल के जाने के बाद भी नहीं रुका है। जेल में रहते हुए ही निकिता सिंघानिया ने ऐसा केस उन्होंने डाल दिया है। नमस्कार दोस्तों, लीगल गुरुकुल में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है, जहां मिलती है आपको सही लीगल नॉलेज और सही लीगल एडवाइस। दोस्तों, आज हम बात करेंगे कि अतुल सुभाष को किस तरह से परेशान किया जा रहा था, किस तरह से उनका विश्वास लीगल सिस्टम पर से उठ गया था और उन्हें यकीन हो गया था कि महिलाओं के जो कानून हैं उनका केवल दुरुपयोग किया जा रहा है, उनका केवल मिसयूज किया जा रहा है। देखिए, अपने लास्ट नोट में, लास्ट लेटर में जो कि 24 पेज का था, उसमें वो बताते हैं किस तरह से उनसे पैसे ऐंठने या मनी एक्सटॉर्शन जिसे वो लिखते हैं, उसकी बात उन्होंने करी है और कितनी मैग्नीट्यूड पर, कितनी ज्यादा लेवल पर जाकर के मनी एक्सटॉर्शन हो रही थी। देखिए, अपने नोट में वो लिखते हैं कि जब उनके और उनकी पत्नी के बीच में केसेस शुरू हुए तो उस समय जब वो बिगनिंग स्टेज पर थे तो वहां पर पत्नी, मदर इन लॉ और उनके ब्रदर इन लॉ के द्वारा 1 करोड़ रुपए की डिमांड की गई सभी केसेस को सेटल करने के लिए। यानी कि शुरू से ही कानूनों को दुरुपयोग करके पैसे ऐंठने का एक जरिया बन गया था। और जब इंटरिम मेंटेनेंस लग गया तो उसके बाद पत्नी और उनके इन-लॉज का और भी ज्यादा रेट बढ़ गया। उन्होंने अपनी डिमांड 1 करोड़ से बढ़ा करके 3 करोड़ कर दी। देखिए, ये हम सभी जानते हैं कि आज की डेट में जो 498 का केस है, सेक्शन 125 सीआरपीसी का केस है या डीवी एक्ट का केस है, ये एक तरह से केस पति को आर्म ट्विस्ट करने के लिए डाले जाते हैं। पति के ऊपर अपनी शर्तें थोपी जाती हैं, अपनी टर्म्स एंड कंडीशन थोपी जाती हैं। पति को क्योंकि इन केसों से बाहर निकलना है तो ऐसे में पत्नी एक बड़ी अमाउंट पति से ऐंठने की कोशिश करती है और ज्यादातर केसेस में पत्नी या उसके परिवार वाले ऐसी रकम पाने के लिए सफल भी हो जाते हैं। तो इस केस में अतुल के साथ पहले 1 करोड़ की बात की गई केसेस को सेटल करने के लिए, उसके बाद अब उसका पल्ला भारी था तो ऐसे में 3 करोड़ की डिमांड की गई। देखिए, अतुल सुभाष ये भी लिखते हैं कि उनके हिसाब से ये 3 करोड़ की डिमांड यहीं तक नहीं रहनी थी, क्योंकि उनका जब ऑलरेडी मेंटेनेंस का केस डिसाइड हो गया था, जिसमें कि बच्चे की फेवर में, जो कि केवल 4.5 साल का था, उसकी फेवर में 80,000 रुपये पर मंथ, जिसमें कि मेंटेनेंस और एरियर्स ऑफ मेंटेनेंस की पेमेंट थी। तो ऐसे में उन्हें यकीन था कि ये डिमांड 3 करोड़ से बढ़ करके और भी आगे जाने वाली थी, जिससे उनको और ज्यादा हैरेसमेंट होनी थी और ज्यादा उनसे मनी एक्सटॉर्ट किया जाना था। दोस्तों, अतुल सुभाष ये भी बताते हैं कि बेटे को ढाल बना करके पत्नी ने मेंटेनेंस का केस डाला, जिसमें कि बेटे की फेवर में मेंटेनेंस अलाउ भी हुआ, लेकिन पिछले 3 साल से ना तो वो अपने बेटे को देख पाए और ना ही उससे उनको बात करने का मौका मिला। जबकि उन्होंने कोर्ट में मल्टीपल एप्लीकेशन फाइल करी थी, जिसमें कि उन्होंने बेटे से मिलने के लिए कहा था, उससे बात करने के लिए कहा था, उसके विजिटेशन राइट्स के लिए भी एप्लीकेशन फाइल करी थी। तो दोस्तों, आप अंदाजा लगा सकते हैं कि बेटा इस समय 4.5 साल का है और जब वो 1.5 साल का था तब से उसके पिता उससे नहीं मिले हैं, उससे बात नहीं करी है। दोस्तों, अतुल बताते हैं कि पत्नी ने उनके ऊपर सेक्शन 125 का केस डाला, जिसमें पत्नी ने अपने और माइनर बेटा, जो कि उस टाइम केवल 2 साल का था, उसके लिए 2 लाख रुपीस पर मंथ की मेंटेनेंस की डिमांड की गई। जबकि पत्नी खुद एक वेल एजुकेटेड, वेल वर्किंग वुमेन थी और अच्छी खासी उसकी आमदनी थी। दोस्तों, अपने आखिरी लेटर में अतुल ये भी बताते हैं कि किस लेवल की हैरेसमेंट उनके साथ या उनके परिवार वालों के साथ हो रही थी। देखिए, वो बताते हैं कि उनकी पत्नी के द्वारा 9 झूठे केसेस फाइल किए गए, केवल और केवल उन्हें हरास करने के लिए, उनके बुजुर्ग माता पिता को हरास करने के लिए, उनके भाई को हरास करने के लिए, जिसमें पत्नी के द्वारा 498 के आरोप लगाए गए, यानी कि उसके साथ क्रूएल्टी की गई। साथ ही मर्डर के आरोप लगाए गए कि उसके पिता का मर्डर कर दिया गया। अननेचुरल संबंध के आरोप भी लगाए गए। तो आप सोच सकते हैं कि एक पत्नी अपने पति को और अपने इन-लॉज को फंसाने के लिए किस लेवल तक जा सकती है और किस लेवल तक के आरोप या एलिगेशन पत्नी लगा सकती है। दोस्तों, अतुल को इस बात से भी परेशानी थी, इस बात से भी वो बड़े आहत थे कि पत्नी ने मल्टीपल केसेस को
केवल ये कह करके विड्रॉ कर लिया कि वो सभी केसेस उसकी नॉलेज में नहीं है, जबकि वो केसेस बहुत ही सीरियस नेचर के थे और ऐसे में पत्नी को बिना कोई पेनल्टी, बिना कोई सजा के केसेस को विड्रॉ करना उनकी समझ से बाहर था। जबकि हर केस पर पत्नी के साइन थे, हर पेज पर पत्नी के साइन थे, साथ में एफिडेविट भी लगे हुए थे। दोस्तों, अतुल को ना केवल केसेस की वजह से हैरेसमेंट हो रही थी, परेशानी हो रही थी, बल्कि उनको प्लेस ऑफ जुडिक्शन की वजह से भी हैरेसमेंट का सामना करना पड़ रहा था। जिस ऑफिस में वो काम करते थे उन्हें साल में केवल 23 लीव्स यानी कि छुट्टियां मिलती थी। और जब वो कोर्ट के डेट्स की बात करते हैं तो उनका कहना था कि उत्तर प्रदेश में उन्होंने तकरीबन 120 से ज़्यादा डेट्स को अटेंड किया है, जिन डेट्स पर उन्हें बेंगलोर से उत्तर प्रदेश आना पड़ता था और वही डेट्स के लिए उनके बुजुर्ग माता पिता को बिहार से ट्रैवल करके आना पड़ता था। इसी डेट्स को अटेंड करने के लिए उनके ब्रदर को, जो कि दिल्ली में रहते थे, दिल्ली से ट्रैवल करके आना पड़ता था। अगर वो अपनी पर्सनल बात करें तो पर्सनली वो जौनपुर कोर्ट में 40 बार से ज़्यादा कोर्ट को अटेंड कर चुके थे और ये कोर्ट फास्ट ट्रैक कोर्ट थी। ऐसे में किसी के लिए भी ये इम्पॉसिबल होगा कि हर दूसरे तीसरे दिन जाकर के कोर्ट की डेट को अटेंड करना, साथ में ऑफिस को भी अटेंड करना। तो उन्हें कितनी परेशानी का सामना करना पड़ रहा होगा। ऑफिस की तरफ से भी उनको टेंशन रहती होगी और अपने केसेस जो कि पत्नी ने फाइल किए हुए थे, इन-लॉज ने फाइल किए हुए थे, उनको बच्चे से मिलने नहीं दिया जा रहा था। ये सभी टेंशन उनके साथ और डबल ट्रिपल हो रही थी। और साथ में वो ये भी बताते हैं कि बहुत सारी ऐसी डेट थी जब वो बेंगलोर से कोर्ट की डेट को अटेंड करने गए, लेकिन उस डेट पर कोई भी काम नहीं हुआ। उसके रीजन भी वो साथ में बताते हैं कि कई बार तो जज साहब ही एब्सेंट होते थे, कई बारी लॉयर स्ट्राइक भी होते थे और कई बारी किसी लॉयर की डेथ हो जाती थी तो उसकी कंडोलेंस में कोई भी काम कोर्ट में नहीं होता था। और इसके बाद एक बड़ा रीजन उन्होंने ये भी बताया कि जहां पर ऑपोजिट पार्टी ही एब्सेंट है, यानी कि आप केस को अटेंड करने जा रहे हैं अपनी पूरी सिंसियरिटी से, अपने पूरी प्रिपरेशन से, लेकिन सामने दूसरी पार्टी यानी कि ऑपोजिट पार्टी आ ही नहीं रही है, वो एब्सेंट हो जाती है। तो इस तरह के इंस्टेंस भी उन्हें देखने को मिले। इसके बाद वो बताते हैं कि कई बारी ऑपोजिट पार्टी के द्वारा या उसके एडवोकेट के द्वारा डेट सी कर ली जाती थी और कोर्ट डेट दे देती थी। वो एक तरह से बताना चाहते हैं कि जहां भी एक पार्टी एक लंबा सफर तय करके कोर्ट की डेट को अटेंड करने आ रही है तो और ऐसे में ऑपोजिट पार्टी डेट की रिक्वेस्ट करती है तो कोर्ट को चाहिए कि कोई ना कोई प्रोसीडिंग को आगे चलाए ताकि कोई एक फ्रूटफुल नतीजा निकले और डेट वेस्ट ना जाए और ऑपोजिट पार्टी को ऐसे में डेट ना दी जाए। दोस्तों, अतुल सुभाष का कहना था कि उनकी पत्नी और इन-लॉज के द्वारा हाई कोर्ट की डायरेक्शन को भी मिसयूज किया गया, उनको भी तोड़ा मरोड़ा गया। देखिए, उनका कहना है कि उनकी पत्नी और उनके इन-लॉज ने केसेस को फास्ट ट्रैक करने के लिए एप्लीकेशन फाइल करी और ये एप्लीकेशन उन्होंने एक साथ फाइल नहीं करी, एक एक करके फाइल करी ताकि एक केस में अगर फास्ट ट्रैक हो जाता है तो उसमें क्योंकि डेट्स जल्दी जल्दी लगेंगी तो अतुल को और ज़्यादा हरेसमेंट होगी। जब उस केस में वो चीज़ें होने लग गई तो इसके बाद दूसरे केस में डायरेक्शन सॉर्ट की गई कि उसे फास्ट ट्रैक पर लाया जाए, लेकिन दूसरी तरफ वो इसको भी मिसयूज कर रहे थे क्योंकि यदि हाई कोर्ट ने एक केस जो कि 498 का था उसे एक साल में कंप्लीट करने की डायरेक्शन दी, लेकिन वो डायरेक्शन ही कोर्ट में 8 महीने के बाद लगाई गई ताकि अतुल को और ज्यादा हरेसमेंट हो और किसी भी तरह से अतुल को जस्टिस ना मिल पाए। देखिए, इसके बाद अतुल बताते हैं कि किस तरह से उनकी पत्नी इलीगल एक्ट्स में भी इन्वॉल्व थी कि पत्नी ने उनके ऊपर 498 की एफआईआर फाइल करी। जहां तक अतुल सुभाष का कहना है कि उस एफआईआर पर उनकी पत्नी के सिग्नेचर नहीं थे और अगर थे तो वो झूठे सिग्नेचर थे। और इतना यकीन से वो इसलिए कह रहे हैं क्योंकि पत्नी ने अपने क्रॉस एग्जामिनेशन में जो कि 125 सीआरपीसी का था उसमें इस बात को माना कि जिस दिन 498 की एफआईआर हुई उस दिन वो शहर में ही नहीं थी। ऐसे में पत्नी ने 498 की कंप्लेंट पर किस तरह से साइन किए, इट मीन्स कि 498 की कंप्लेंट पर झूठे साइन किए गए हैं, फर्जी साइन किए गए हैं। इसके बाद अतुल ये भी बताते हैं कि 125 सीआरपीसी के केस में जो एफिडेविट दिया जाता है उसमें पत्नी ने अपनी एजुकेशनल क्वालिफिकेशन कि पत्नी कितनी पढ़ी लिखी है उसके बारे में भी जानकारी नहीं दी है और जो भी जानकारी दी है वो बिल्कुल ही झूठी है, गलत है। दोस्तों, इसके बाद अतुल बताते हैं कि सितंबर 2021 में उनकी पत्नी और उनकी सास के द्वारा उनकी मां को वर्बली यानी कि बोल करके और फिजिकली अब्यूज़ किया गया, मां के साथ हाथापाई की गई,
मां को अटैक किया गया। इस इंसिडेंट को लेकर अतुल के द्वारा पुलिस स्टेशन में कंप्लेंट फाइल की गई, लेकिन पुलिस वालों ने केवल और केवल एनसीआर रिपोर्ट फाइल करी। कोई भी स्ट्रिक्ट एक्शन पत्नी के खिलाफ नहीं लिया, ना ही सास के खिलाफ लिया। तो दोस्तों, इन सब से पता लगता है कि अतुल सुभाष किस तरह की हरेसमेंट, किस तरह के टॉर्चर से गुजर रहे थे। और ये हालत केवल अतुल की नहीं है, ऐसे बहुत सारे अतुल हैं, ऐसे बहुत सारे पति हैं जो कि पत्नी की हरेसमेंट से गुजर रहे हैं, लेकिन उनके पास किसी भी तरह का कोई समाधान नहीं है, क्योंकि हमारे कानून इसी हिसाब से बने हुए हैं। दोस्तों, एक अपडेट मैं आपको और देना चाहूंगा कि अतुल की पत्नी और उनके परिवार वालों को, जिन जिन का नाम उन्होंने लिया था, उन सभी को अरेस्ट कर लिया गया है और कस्टडी में भेज दिया गया है। उनके जो अंकल हैं सुशील सिंघानिया, जहां तक मुझे नाम याद है, उनको ऑलरेडी बेल मिल गई है। और साथ ही ये भी अपडेट मैं आपको बताना चाहूंगा कि निकिता सिंघानिया का हरेसमेंट या टॉर्चर अतुल के जाने के बाद भी नहीं रुका है। अतुल के जाने के बाद जेल में रहते हुए ही निकिता सिंघानिया ने अपने फादर इन लॉ यानी कि अतुल के पिता के ऊपर मेंटेनेंस का केस अपने बेटे के थ्रू डाल दिया है। यानी कि अब वो मेंटेनेंस के लिए अपने पति के बाद उनके पिता यानी कि अपने फादर इन लॉ को हरेस करेंगी, ऐसा केस उन्होंने डाल दिया है। आगे देखते हैं कि इस पर क्या होगा। दोस्तों, ये था आज का वीडियो, आपको बताने के लिए, आपको समझाने के लिए कि लीगल बैटल कितनी ही मुश्किल है एक पति के लिए, एक मेल के लिए शादी के बाद। तो यदि आपको वीडियो पसंद आ रहे हैं तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा। चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। अगली बार मिलेंगे नए वीडियो में नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।